सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 209 इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चंस यहाँ पे इस पेज में लगभग 5 क्वेश्चंस गिवन है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो सारे क्वेश्चंस को समझ कर करेंगे, और अगर आपको आता है तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो देखो, रेजिस्टेंस अगर तुम फॉर्मूला वाइज देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला एक्चुअली होता है रेजिस्टेंस का। एक होता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ से देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बताया है। जो लोग जिनको नहीं पता ये बात, तो आप जाकर एक बार लेक्चर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस चेक नहीं करते हैं वी बाई आई से, इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पे जो आर है ये कांस्टेंट है। देखो ये फॉर्मूला किस तरह आया है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम यहाँ से ये कांस्टेंट साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है आर, फिर यहाँ पे आई। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू आई आर, या फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से जो बनेगा v बाई आई। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है हमारा r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर r इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो बहुत ही सिंपल है, देखो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे तुम एक कॉपर वायर ले लो, एक सिल्वर वायर ले लो, एक गोल्ड वायर ले लो, ठीक है। तो इन सारे मटेरियल्स का अलग अपना रेजिस्टेंस होगा। जब इनको बनाया जाता है तो एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ इसका ये रेजिस्टेंस है, चलो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, चलो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से सिल्वर का अलग रेजिस्टेंस, कॉपर का अलग रेजिस्टेंस, किसी दूसरे मटेरियल का अलग रेजिस्टेंस। तो मटेरियल टू मटेरियल ये वैरी करता है रेजिस्टेंस। तो पहला फैक्टर तो हो जाएगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर यहाँ से देखो, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तीसरा फैक्टर देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है ये। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो बहुत लोगों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्लियर होता नहीं है। सपोज ये वायर है, समझ लो यहाँ पे ये वायर है हमारा, और इस वायर का लेंथ हम लेट सपोज एल है, लेंथ एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहेंगे, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन ये होता है, देखो ये होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे ये मार्कर है हमारा ना, ये मार्कर है, तो इस मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ये पार्ट होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा नहीं कि पूरे तुम इस वायर का पूरा एरिया निकाल दो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं इसका वॉल्यूम निकालेंगे, बहुत लोग बोलते हैं इस पूरे वायर के एरिया निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसे कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर तुम इसे ऊपर से देखोगे तो ये सर्कुलर दिखेगा, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये डिपेंड करता है। फोर्थ, ये साथ ही साथ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किसी अलग तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर किसी अलग तरीके से डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर ये भी किसी अलग तरीके से डिपेंड करता है। अगर आपको ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ना है तो जा करके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लो अच्छे से, प्रॉपरली पूरा अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। तो देखो 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिस पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी तो है, रेजिस्टिविटी भी तो डिपेंड कर रहा है। हाँ बात सही है तुम्हारा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, बट ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने लिख ही लिया है। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, बट टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, मतलब हमने लिख रखा है, तो इसको रेजिस्टिविटी को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज आपको एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे दे रेजिस्टिविटी का भी, सपोज यहाँ पे जो भी फैक्टर्स हैं इनके साथ साथ एक रेजिस्टिविटी भी दे दे,
तो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला में जितने फैक्टर्स हैं सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस देखो टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली वो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आई होप आप समझ रहे हो। अब देख लो यहाँ पे किस तरह डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे किस तरह डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। लेंथ को डबल करो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को हाफ करो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो मान लो लेंथ हम डबल कर रहे हैं और एरिया को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, इस केस में डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस भी। लेकिन अगर एरिया का भी कुछ चेंज आ रहा है, मान लो लेंथ डबल करने से एरिया पे भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख कर बता देते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर का कुछ लेंथ है और कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और ये लेंथ है हमारा। अब हम इस वायर को खींच करके एक्सटेंड करते हैं, इसको खींच कर लंबा करते हैं। तो जब इसे खींचोगे तुम लंबा करोगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप इसको पकड़ करके खींचोगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा कि नहीं। तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया और लेंथ मान लो डबल तुम कर रहे हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज हो गया। यहाँ पे अब लेंथ, अब जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लो तुम इसी लेंथ का दूसरा वायर लेते हो या फिर इसी वायर को तुम डबल कर देते हो, तुम डबल कर रहे हो इसी वायर को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा मेंटेन्ड है, तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, ठीक है। या फिर तुम दूसरा मटेरियल ले रहे हो इसका डबल लेंथ का, ये L है तो ये इसका डबल लेंथ हो जाएगा 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में बराबर है। तो इस केस में एरिया तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस कंप्लीटली डिपेंड करेगा लेंथ पे। इस केस में देखो रेजिस्टेंस लेंथ तुम डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, इस तरह से समझ सकते हो। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और आगे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये तो हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देखो यहाँ पे किस तरह डिपेंडेंट है, ये जो रेजिस्टेंस है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से, ठीक है। एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये है इसका मतलब। टेम्परेचर पे, आप टेम्परेचर पे एक वीडियो ही बनाया गया है, रेजिस्टेंस किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा एक वीडियो बना दिया गया है। तो रेजिस्टेंस के टॉपिक में आप जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लो, आपको मिल जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है हमसे, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material। मटीरियल सेम है यहाँ पे, मटीरियल सेम का मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम। सेम मटीरियल, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। ओके, विल करंट फ्लो मोर इजिली। अच्छा, थिक और थिन वायर बोल रहा, तो यहाँ रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें वैरी कर गया। सेम मटीरियल मतलब आपका रेजिस्टिविटी सेम है। will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material। अब देखो दो मटेरियल है मेरे पास और दोनों मटेरियल सेम है। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा इसे आराम से देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो सेम मटेरियल है हमारे पास, एक है ये मटेरियल, दोनों सेम है, मान लेते हैं दोनों कॉपर वायर है, ठीक, ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही बोला गया है ना। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर एंड अ थिन वायर। चलो इसे मान लेते हैं ये है थिक वायर हमारा, ये है थिक वायर, और एक ले लेते हैं थिन वायर, ठीक है, एक ले लेते हैं थिन वायर। मान लेते हैं दोनों का लेंथ बराबर है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, ये है थिन वायर। थिन वायर का एरिया देखो कम है, इसका एरिया मान लो ए डैश, इसका एरिया मान लो ए। वी ऑल नो दैट, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दैट ए इज़ ग्रेटर देन ए डैश। फर्स्ट वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है सेकंड वाले वायर से। विल करंट फ्लो मोर ईजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। इन दोनों वायर्स में से करंट किस में बहुत ईजिली फ्लो करेगा, किस में बहुत ईजिली फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट को अपोज करेगा। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस देखो किसका ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम होगा या ज़्यादा होगा। आर इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, एरिया कम मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर, रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। हाँ कि ना? देखो रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर का एरिया ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा वैल्यू रखेंगे पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इसका। रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर देखो कम होगा थिन वायर से, थिन वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, कम वैल्यू यहाँ रखेंगे पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर, हेंस वी कैन से करंट flows more easily in case of थिक वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस के टॉपिक से ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जा कर के एक बार लेक्चर को देख लो, ठीक है। अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हो ये लेक्चर रेजिस्टेंस का टॉपिक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार जाकर लेक्चर देख लो, आई थिंक उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेन सेम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस सेम है, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। मान लो ये पहले पोटेंशियल डिफरेंस था V, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V/2, यही बोल रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहे हैं हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ओम्स लॉ से आंसर कर सकते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो V हाफ होगा तो करंट भी हाफ होगा, तो यहाँ से तो सब कुछ क्लियर पता चल रहा है। देयरफॉर करंट ऑल्सो reduces to half of its former value। क्लियर है? अच्छा देखो ये जो रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था स्टार्टिंग में, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि R का जो फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ से, दैट इज़ V/I। यहाँ पे रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से ये बात बहुत क्लियर हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम है। इस केस में भी रेजिस्टेंस R मानकर चलो, इस केस में भी रेजिस्टेंस R मानकर चलो, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। हम कर क्या रहे हैं, हम पोटेंशियल यहाँ से यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं। देखो पोटेंशियल हाफ हो गया, तो जब पोटेंशियल हाफ हो गया और अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट, अगर ये गलत कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि पोटेंशियल हाफ करने से रेजिस्टेंस भी हाफ होगा, क्योंकि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर समझ आ रहा होगा, जब हम पोटेंशियल को हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ हो जाता है। जैसे देखो ये मान लो कि इस टाइम का पोटेंशियल है, जहाँ पे इस टाइम का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे V/I पोटेंशियल आ रहा है, V/I पोटेंशियल V और करंट I। न्यू रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे, जब ये हाफ हो जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा V/2 और करंट हो जाएगा, ओम्स लॉ से पोटेंशियल घटा तो करंट भी घटेगा, करंट भी हो जाएगा I/2। अब देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा ना, फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, V/I। तो ओवरऑल फ्रैक्शन तो कांस्टेंट रहा ना, पहले भी V/I था, अभी भी V/I है, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पोटेंशियल पे या फिर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है करंट पे, क्योंकि जब ये वैल्यू चेंज होगा तो ये भी खुद ब खुद चेंज होगा ओम्स लॉ से। एक एग्जाम्पल लेकर देखो ना, तुम्हारे पास एक टॉर्च है, तुम उस टॉर्च को कनेक्ट करते हो 10 वोल्ट के बैटरी से, तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, है ना। और उससे उस 10 वोल्ट के बैटरी को चेंज करके अब तुम 5 वोल्ट का बैटरी लगाते हो तो ब्राइटनेस कम होगा, ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करना कम हो जाता है। पहले ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा था, अभी कम ब्राइटनेस दे रहा है। तो जैसे ऊपर वाला वैल्यू चेंज होगा, नीचे का वैल्यू भी चेंज होगा। ओवरऑल ये पूरा फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस पे कोई भी असर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सफिशेंट एक्सप्लेनेशन दे दिया इस टॉपिक पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर जो घरों में होता है हमारे, इलेक्ट्रिक हीटर या
इलेक्ट्रिक टोस्टर, जिसमें टोस्ट वगैरह गर्म किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें जो कोयल्स यूज़ होता है, जो ग्लो करता है, इलेक्ट्रिक हीटर में देखना अंदर कोयल्स होता है, इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है उसको सर्कुलर शेप में, तो जब जलाते हैं हम तो वो कोयल ग्लो करने लगता है। तो उस कोयल के बारे में हमसे पूछ रहा है कि उस कोयल को अलॉय से क्यों बनाया जाता है, अलॉय यूज़ करके क्यों बनाया जाता है वो कोयल। हम डायरेक्टली प्योर मेटल क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम दुकान से वायर खरीद कर लाए, कॉपर वायर, 3 मीटर का कॉपर वायर खरीद कर लाए, उस 3 मीटर का कॉपर वायर को इस तरह वाइंड करके सर्कुलर शेप में इलेक्ट्रिक हीटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, और एक अलॉय, तुम्हारा फ्रेंड एक अलॉय ला करके इस वाइंडिंग को बना रहा है, ठीक है, ये है अलॉय, और मान लेते हैं ये है कॉपर वायर, ठीक है। तो दोनों केसेस में हीट जनरेट किस में ज़्यादा होगा। अब सोचो, इसमें देखो कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया से ग्लो करेगा। अगर इस कॉपर वायर का एग्जांपल हम लेते हैं तो तुम इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करने के कारण इसमें हीट जनरेट होगा ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हमने पढ़ चुका है ये, हम पढ़ चुके हैं ये। तो अब जब हीट जनरेट होना शुरू हुआ तो ये कॉपर, क्योंकि ये प्योर मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा नहीं, ये प्योर है, ठीक है। प्योर और इम्प्योर मेटल में एक डिफरेंस ये है कि प्योर मेटल का स्ट्रेंथ कम होता है और इम्प्योर मेटल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इम्प्योर मेटल क्या होता है, अलॉयज़, जिसे हम इम्प्योरिटीज़ मिला करके, अगर हम इसी कॉपर में इम्प्योरिटीज़ डाल दें, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दें, तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस प्योर मेटल को हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए अलॉय क्या होता है, अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हम मिक्स करके 4-5 मेटल्स को मिक्स करके एक अलॉय तैयार करते हैं। तो किसी भी मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय बनाओ, तुम्हारा जो मेटल का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे इस अलॉय का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गया। अब स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण तुम जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से ये मेल्ट नहीं करता। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे ये ग्लो क्यों करने लगता है। स्टार्टिंग में ये तो मेल्ट हो जाएगा, पहली बात ये तो ग्लो करेगा ही नहीं, प्योर मेटल है, ये ग्लो करेगा ही नहीं, मेल्ट हो जाएगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट दे देना तो ये मेल्ट कर जाएगा। बट यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो रेजिस्टिविटी होता है ना, या रेजिस्टेंस हम बोल लें, अलॉयस का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये बहुत हाई होता है, वेरी वेरी हाई। चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अपने कॉपी में याद रहेगा, वेरी वेरी हाई। अब क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है इस अलॉय का, तो करंट जब फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को रोकेगा, अपोज करेगा। और इसी अपोजिंग नेचर के कारण हम ये कहते हैं कि उसमें जो फ्रिक्शनल या रेजिस्टेंस जो पैदा होता है, फ्रिक्शन क्या है, यही रेजिस्टेंस समझ लो उसको, जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो एक हीट एनर्जी जनरेट करता है फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H = I² RT। देखो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस अलॉय का रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब R = ρL/A। देखो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्योंकि इस अलॉय का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बहुत ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू देखो रेजिस्टेंस का, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है, एक मान लो कि कुछ टाइम तक करंट फ्लो किया तो हीट जनरेट तो बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरा, दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न लिख लो, पहला रीज़न इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, पहला रीज़न इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। दूसरा रीज़न इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दो रीजंस हैं, एक रीज़न ये लिख लेना, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी हाई, और दूसरा रीज़न ये इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलो सबको बात समझ आ रही है। तो दो रीज़न से हम ये रेजिस्टिव अलॉयज़ को यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में या फिर टोस्टर वगैरह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि यूज़ टेबल नंबर 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, इसको आंसर करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद आंसर करेंगे। पहले इस स्टेटमेंट को समझो और कोशिश करो इसको, इस स्टेटमेंट से इस आंसर को करने का, ठीक है। देखिएगा, मेरे पास दो मटेरियल है, मटेरियल A एंड मटेरियल B। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल A एंड मटेरियल B। मटेरियल A का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई है, वेरी हाई, और इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वेरी लो,
ठीक है, इन दोनों में से आपको क्या लगता है दोनों में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? मतलब दोनों में से करंट सबसे ज़्यादा इजीली किस में फ्लो करेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें फ्लो करेगा, या जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, सॉरी, जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उसमें फ्लो करेगा? तो ऑब्वियस ही आंसर है, ऑब्वियस आंसर है कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट को ज़्यादा रोकेगा, फ्लो करने नहीं देगा, तो उस तरह के मटेरियल्स को तो हम इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कंडक्टर हमारे पास कॉपर, सिल्वर कुछ भी है, तो उसमें तो करंट बहुत ही ईजिली फ्लो होता है ना। हम बेस्ट कंडक्टर मानते हैं सिल्वर को, क्यों? क्योंकि उसमें करंट बहुत ही आसानी के साथ फ्लो करता है। अगर करंट आसानी के साथ फ्लो कर रहा है तो ज़रा सोच कर देखो, करंट जब आसानी के साथ फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होगा, या फिर रेजिस्टिविटी उसका बहुत कम होगा। तो मतलब ये, जिसमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, और ये बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स कह सकते हैं हम, बैड कंडक्टर्स। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो या फिर नोट लिख लेना। गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर्स have low resistance and resistivity whereas bad conductors have high resistance and resistivity। अब यहाँ पे टेबल देखकर आंसर करेंगे। अगर आप बुक निकाले हो तो आपने बुक में मैच कर लेना, अगर है आपके पास बुक तो। विच अमंग आयरन एंड मरकरी, आयरन एंड मरकरी दोनों का रेजिस्टिविटी का वैल्यू गिवन है। रेजिस्टिविटी बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो, बात बराबर है। अगर इस फॉर्मूला के तरीके से समझना चाहते हो तो R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, रेजिस्टिविटी कम रेजिस्टेंस भी कम, तो एक तरह से दोनों रिलेटेड हैं। तो इसीलिए तुमको रेजिस्टिविटी अगर समझ नहीं आता है तो रेजिस्टेंस समझा करो, उस तरह से समझ सकते हो। चलो देखो, तो यहाँ पे टेबल मैंने खोल लिया है, तो हम यहाँ मैच करते हैं। कहाँ गया? हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन है हमारे पास 10.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, और मरकरी का रेजिस्टिविटी है 94.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। अब दोनों में देखो, दोनों में अच्छा कंडक्टर कौन है? तो अच्छा कंडक्टर वही होगा जिसके पास कम रेजिस्टिविटी होगा, लो रेजिस्टिविटी होगा। दोनों में लो रेजिस्टिविटी किसका है? आयरन का है। देखो, आयरन का है 10 और इसका है 94, तो इसीलिए ये होगा आयरन। दिस इज़ अ गुड कंडक्टर, दिस इज़ अ गुड कंडक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताना है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द टेबल। अकॉर्डिंग टू द टेबल आपको बताना है कौन सा बेस्ट कंडक्टर होगा। तो टेबल में देखो, जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी सबसे कम है, लीस्ट रेजिस्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो हमें दिख रहा है सिल्वर सबसे ऊपर है। सिल्वर का देख लो रेजिस्टिविटी बहुत कम है, क्या गिवन है? 1.60, यस 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। देखो, लीस्ट रेजिस्टिविटी, लीस्ट रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम, रेजिस्टेंस जितना कम करंट फ्लो और आसानी के साथ, मतलब सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर अमंग ऑल दिस गिवन मटेरियल्स। नाउ ये था 5 क्वेश्चंस आपका पेज नंबर 209 से। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और भी सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।